हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट्स। तो कोई भी चैप्टर अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आखिर किस बारे में हम पढ़ेंगे या उसमें किस बात के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास समुच्चय यानी कि सेट्स। समुच्चय क्या है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी कि जिसको बहुत ही बढ़िया तरह से समझाया गया है, जिसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया है कि आप तुरंत ही उसके बारे में बता सकें, उस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन, एक संग्रह, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अगर 10 से कम विषम संख्या की बात करते हैं तो हमारा 10 से कम जो विषम संख्या होती है वो होती है 1, 3, 5, 7, 9। ये तो हमें पता ही है विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। तो 10 से कम जो संख्या होगी, देखो इस बात को कह के 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तुरंत हमें पता लग गया कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संख्या की जो 2 से नहीं कटती है और 10 से कम है, यानी 1 से लेकर 9 तक की। कि बहुत ही क्लैरिफिकेशन हो जाए, उसका आसानी से हम आकलन कर सके कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स होते हैं, हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं। हमने लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये तो बात हो गई समुच्चय की। अगला आता है हमारे पास समुच्चय का संकेतन, सेट नोटिफिकेशन यानी के नोटेशन, सेट नोटेशन यानी के जिस बारे में, जैसे ये सिंबल्स दिए हुए हैं, इन सिंबल के बारे में हम किस तरह से कह सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर मैं किसी समुच्चय को कहूंगा, जैसे यही एक समुच्चय था, तो इसे किसके बराबर कहेंगे? यूं कहेंगे ए बराबर एक ऐसा समुच्चय है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एलिमेंट जो है वो 5 हैं। तो ये जो समुच्चय के लिए आगे जो मैंने सिंबल यूज किया है, ये हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया, ए, बी, सी, एक्स, वाई, कुछ भी हो सकता है। अगला आता है एन, कैपिटल एन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमें पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अगला आता है जेड। जेड किसके लिए होता है? जेड होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब इंटीजर देखो, पूर्णांक जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम लिख लेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं। अगला दिया हुआ है क्यू। क्यू होता है हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय यानी कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या लिखते हैं? रेशनल नंबर हमें पता है माइनस का फ्रैक्शन वाला भी होता है, प्लस का फ्रैक्शन वाला भी होता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -3/2, -1/2, 0, 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो। ठीक है, अगला आता है Z प्लस। Z प्लस, देखो Z होता है पूर्णांकों का समुच्चय और Z के ऊपर अगर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब है केवल पॉजिटिव इंटीजर आने हैं, केवल पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर देखो यहाँ पे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अगला आता है Q प्लस। Q है परिमेय संख्या और Q प्लस का मतलब है केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी यहां जो हमने परिमेय संख्या माइनस में लिखी है वो माइनस नहीं आएगी, अब सीधा प्लस वाले में आएगी। जरूर नहीं है डिवाइड में ही हो, पूरे नंबर भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। फिर आता है आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव, आर होता है हमारा रियल नंबर।
ध्यान रखेंगे रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का समूह होता है, मिश्रण होता है। और इसमें केवल उसने पॉजिटिव कहा है, तो पॉजिटिव में जैसे हमारा 1/2, 3/2, √2, √5, √7 इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने पढ़ा है समुच्चय यानी कि सेट्स किसे कहते हैं, दूसरा पढ़ा है हमें कि उसको किससे डिनोट करते हैं, तीसरा पढ़ा है समुच्चय का संकेतन यानी कि इसमें नोटेशन क्या क्या है और उसमें जो है इनका क्या अर्थ होता है, एन जेड क्यू जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। देखो यहां पे जैसे प्लस प्लस लगा हुआ है, अगर यहां माइनस माइनस आ जाए तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर? तो इसे आप नोट कर लेंगे और आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी किसी भी सेट के अंदर जो उसमें तत्व या एलिमेंट दिए होते हैं उनको किस तरह से लिखते हैं। देखो एक तो ये स्मॉल लेटर में हो सकते हैं, स्मॉल लेटर में जैसे इस तरह से दिया हुआ है ABC और इसके बाहर हमेशा करली ब्रैकेट होता है, ठीक है, या नंबर्स में होगा तो मान लो 1 2 3 ऐसे लिखा होगा और ये करली ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया समुच्चय के अवयव। अब अवयव को कैसे, जैसे यदि A स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है, यानी यहां हम बात कर रहे हैं, मान लो ये लिखा हुआ है ABC ऐसे, तो A क्या है, एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अगर इसमें हमें यह बताना हो कि A का अवयव है तो हम इस तरह से दिखाएंगे स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। जहां पर ये जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और A का अवयव नहीं है तो यहां पे लिखेंगे A डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसे काट देंगे तो ये आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर एलिमेंट आपको दिख रहा है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, और एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद समुच्चय को निरूपित करने की विधि, यानी कि आपके पास जो समुच्चय को शो करते हैं यानी बताते हैं, उसके दो मेथड में बताया जाता है। को दो विधियां हैं, कौन कौन सी विधि। सबसे पहली विधि को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या दूसरा नाम है सारणी विधि, या तीसरा नाम है सूचीबद्ध विधि। इनका एक ही मतलब है, रोस्टर कह लो, सारणी कह लो, सूचीबद्ध कह लो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, रोस्टर कहते हैं, टेबुलर कहते हैं या लिस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टर मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया, ये लिस्टिंग मेथड हो गया, मतलब इनका एक ही है। अब ये मतलब क्या है, जैसे हमारे पास देखो, समझ लो अच्छी तरह से कैसे दिया रहेगा। C जहां पर C की वैल्यू Z है, देखो C इज इक्वल टू Z, और ये जो दो डॉट लगे होते हैं इसे कहते हैं जहां पर सच दैट Z एक विषम प्राकृत संख्या है। ये जो लिखा हुआ है ये सारणीबद्ध तरीके से नहीं है। ये कैसा है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हमारा समुच्चय निर्माण विधि में, और इसे हमें टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मेथड, या कह सकते हो आप लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू, अब सीधी सीधी जो इसने कही है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कहां तक, इसने कह दिया कि कोई सी भी आ सकती है, तो हमने सारे लिख दिए C इज इक्वल टू 1 3 5 7। अगर इस तरह से हिंदी में लिखा हो, छोटी सी बात समझ ले, अगर लैंग्वेज में लिखा हो तो उसे हम किस तरह से कहते हैं, उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको नंबर्स में अगर लिखना हो, अल्फाबेटिकल में लिखना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड। अब दूसरा आता है गुण या समुच्चय निर्माण विधि, इसका नाम है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। यहां कैसे, देखो ये लिखा हुआ है B इज इक्वल टू AEIOU।
यानी कहा है कि इस तरह से लिखा हुआ है, ये स्टेप रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, यहां पे कुछ भी अल्फाबेटिकल मान लो x लिख लिया, जहां पर x अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है। ठीक है, तो पहले समझ लेंगे कि कौन सा रोस्टर मेथड होता है और कौन सा सेट बिल्डर मेथड होता है। देखो, अगर इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हो तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर इस तरह से दिखा हो या इस तरह से लिखा हो तो ये होता है हमारा रोस्टर मेथड। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज में जो मेन बातें थी वो मैं सारी आपको बता चुका हूं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे चैप्टर को पहले आपको उसकी बेसिक बातें बता दी फिर क्वेश्चन करने लगेंगे, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर जो मेन बातें थी वो सारी आपको आई होप मैंने बता दी है। अगर कुछ नई बातें आएंगी तो वो एक्सरसाइज करते वक्त आपको बता दी जाएगी। फिलहाल इसे नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि रीजन भी बताना है कि इसमें कौन कौन से सेट हैं। सबसे फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसने कहा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंत्र को बताना है। तो एक बात समझिए, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि समुच्चय बताने कैसे हैं। देखिए, हमेशा बात ध्यान रखना कि समुच्चय उसे ही हम कहेंगे जब आप एक से ज्यादा व्यक्तियों की राय लें और सबकी राय एक ही हो तो वो समुच्चय होगी। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि समुच्चय जो है सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित यानी कि जिसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट हो या जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इजीली हो और दसियों बंदे से एक्सप्लेन कराएं तो वो सेम बात बताएं, वही समुच्चय होगा। जहां आंसर अलग अलग हो जाता है उसे आप समुच्चय नहीं कह सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंथ। अगर हम एक साल में सारे महीने को देखें तो हमने ए से डिनोट कर रहे हैं इसे, तो पहला महीना जो जे से शुरू होता है वो होता है जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई, और जे से कोई महीना नहीं होता। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा जनवरी जून जुलाई। आप किसी और से पूछेंगे वो भी यही बताएगा। 10 बंदों से पूछेंगे, 10 बंदों का यही आंसर होगा जनवरी जून जुलाई। कोई ये नहीं कहेगा कि फरवरी आ जाएगा जी, फरवरी जे से शुरू होता है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जो एक्सप्लेन करना, जिसका आंसर सबका सेम आता हो वही आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय है, समुच्चय है, यानी इट इज ए सेट। भाई अगर सभी का आंसर एक जैसा हो तो सेट है, सभी का आंसर एक जैसा नहीं है तो सेट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। देखो, प्रतिभाशाली लेखक, अब मैं अगर एक बात कहूं या आपसे ही एक बात पूछे कि आपके स्कूल में मान लो 50 टीचर हैं तो आप बेस्ट 5 टीचर के नाम बता दीजिए, तो क्या होगा, आप 5 अलग बताएंगे, आपका फ्रेंड 5 अलग बताएगा, आपका कोई तीसरा फ्रेंड 5 अलग बताएगा। यानी कि हो सकता है कि भाई 10 बच्चों में 2 के आंसर एक जैसे हों लेकिन 8 के अलग अलग होंगे।
ऐसे ही अगर लेखक की बात करें तो हो सकता है किसी को जो है लेखक जो है अपना तो बढ़िया लग रहा है, प्रेमचंद बढ़िया लग रहा है, कोई कहेगा नहीं जी हमारी तो जो कविता है कविता उसकी सूरदास जी की अच्छी लगती है, तो वो लेखक हमारे बढ़िया हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि कौन से लेखक जो हैं वो 10 जो हैं बेस्ट लेखक हो जाएंगे, तो ऐसा आपका आंसर सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए इट इज नॉट ए सेट, समुच्चय ये नहीं है, समुच्चय नहीं है ये। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या कहा इसने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम वही कंडीशन आ गई, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अगर आपसे कहें 11 बैट्समैन बढ़िया आप नाम बताइए, तो कोई कहेगा जी मेरा तो जो है सचिन तेंदुलकर है, कोई कहेगा नहीं जी विराट कोहली है, कोई कहेगा नहीं जी रिकी पॉन्टिंग है, कोई कहेगा नहीं कुछ, कोई कहेगा कुछ, यानी सबकी राय अलग अलग होगी। तो जहां सबकी राय अलग अलग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी सेट नहीं है, इट इज नॉट ए सेट। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब यहां आते हैं, एक बात को समझते हैं। सभी बालक कह दिए, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो सारे बालक काउंट करोगे कि सभी बालक को लेना है, आपका फ्रेंड काउंटिंग करेगा तो वो भी सभी बालक लेगा क्योंकि सारे के सारे लेने हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, तो सबकी राय एक जैसी होगी, तो इसका मतलब है इट इज ए सेट, ये समुच्चय है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। अब यहां पे बात समझते हैं, 100 से कम कह रहा है, अब 100 से कम टोटल नेचुरल नंबर बताने हैं, तो कोई भी बताएगा 1 to 99 लिखेगा, दूसरा लिखेगा वो भी 1 to 99 लिखेगा, तीसरा लिखेगा वो भी 1 to 99 लिखेगा, तो सबका आंसर एक जैसा है, हमने मान लिया बी, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 99, तो इसका मतलब है इट इज ए सेट, ये भी सेट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इसके 6 पार्ट की, 6 पार्ट क्या कह रहा है, 6 पार्ट कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, प्रेमचंद के लिखे उपन्यासों का संग्रह। अब देखो, प्रेमचंद के लिखे उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद के सारे उपन्यासों को हमें एक सारणीबद्ध तरीके से लिखना है, तो सीधी सी बात है ये भी सेट होगा क्योंकि हमें सारे के सारे लिखने हैं। अगर मैं कहता बेस्ट 5 बताओ, यहां कंफ्यूजन हो जाता, मेरी राय अलग है, किसी दूसरे की राय अलग है, तीसरे की राय अलग है, तो इसका मतलब है इट इज ए सेट, ये सेट है, समुच्चय है। फिर चलते हैं हम 7th पे, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब यहां पे वही बात आ गई, सारे के सारे हमें सम यानी कि सारे के सारे हमें इवन इंटीजर लेने हैं, और इवन इंटीजर क्या होंगे, इवन इंटीजर होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सारे के सारे लेने। तो मैं भी लिखूंगा तो भी यही लिखूंगा, कोई दूसरा लिखेगा वो भी यही लिखेगा। जब सबकी राय एक जैसी हो गई किसी बात के लिए तो क्या होगा, इट इज ए सेट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 8th, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, इस अध्याय के प्रश्नों का संग्रह। अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी को लेना है,
ये नहीं कहा कुछ अच्छे, कुछ खराब, कुछ टिपिकल, कुछ इजी, ऐसे नहीं कहा, सारे के सारे लेने हैं। और जहां सारे के सारे लिए जाएंगे तो वो इट इज ए सेट, वो सेट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट लेने हैं हमें। फिर इसके बाद लास्ट लेते हैं 9। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, सबसे अधिक खतरनाक जानवर, इनका संग्रह करना है। यहां पे सबकी राय अलग अलग हो जाएगी। देखो आपसे पूछा जाए भाई सबसे खतरनाक जानवर कोई है, कोई कहेगा जी ब्लू वेल होता है, कोई कहेगा नहीं जी शार्क होता है, कोई कहेगा नहीं जी डायनासोर होता है, कोई कहेगा नहीं जी अजगर होता है, कोई कहेगा नहीं जी कोबरा होता है। तो इस तरह के सारे अलग अलग हो गए, सबकी राय अलग अलग हो गई। तो जहां राय अलग अलग हो गई वहां इट इज नॉट ए सेट, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से ये बात सारी आपकी समझ में आ गई है। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके बीच में ब्लैंक्स छुटा हुआ है। हमारा काम क्या है, हमारा काम केवल ये है कि इनके बीच हमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। और ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि कहां बिलोंग्स टू आता है और कहां डज नॉट बिलोंग्स टू आता है। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको बता देते हैं कि करना कैसे है। देखो हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। अगर एलिमेंट ए के अंदर है तो वहां आप बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे और एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाओगे। तो चलते हैं, जैसे 5, क्या 5 इसके अंदर है? बिल्कुल है, तो यहां आ जाएगा हमारा बिलोंग्स टू। 8 यहां पे है? नहीं है, तो क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 यहां नहीं है तो क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 यहां पे है तो बिलोंग्स टू। 2 यहां पे है तो बिलोंग्स टू। 10 यहां पे नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? नोट करेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमें, थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी अब हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा, हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x का मान जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, अब हम आंसर पे आते हैं। देखो बात को पहले समझ लो। इसने कहा x एक पूर्णांक है, यानी आपका आंसर पूर्णांक में होना चाहिए। दूसरी बात, x का जो मान है वो -3 से तो बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, यानी -3 और 7 के बीच में आएगा। तो -3 से बड़ा होगा -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऊपर वाला देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, नीचे हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, अब बहुत मजा आएगा अगर आप ढंग से समझें। दूसरा कह रहा है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x, जहां पर x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, लेस देन 6 है। तो अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर है, पहले तो बात समझ लें नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, तो 1 से आगे तक की है और 6 से कम है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। लेस देन 6 कहा है, इसका मतलब आपको 6 यूज नहीं करना है, 1 to 5 तक लिखना है। क्लियर? चलते हैं थर्ड पार्ट पे।
क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है c इज इक्वल टू एक्स, c इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x दो अंकों की प्राकृत संख्या है, दो अंकों की प्राकृत संख्या है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है 2 डिजिट वाला, नेचुरल नंबर है 2 डिजिट वाला, और जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग, सम ऑफ द नंबर इज 8। समझ लेते हैं क्या कहा उसने। उसने कहा कि C जो है एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें x आएगा, और x क्या है? 2 डिजिट नंबर है, दो अंकों की संख्या है, और जिन दोनों नंबरों का जो सम है वो 8 हो। तो देखें क्या क्या होता है। बिल्कुल छोटे से शुरू करते हैं। अगर नेचुरल नंबर कह रहा है 2 डिजिट वाला नंबर हमेशा 10 से बड़ा होगा, क्लियर है? 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें हमें यह चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो सम 8 आ जाए। तो सीधी सी बात है 17। देखो 7 और 1 8 हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगले मतलब जैसे ये 10 के लेवल में आ गया, अब 20 के लेवल में चलते हैं। तो अगला आएगा 26, है ना? 2 और 6 8 हो गया। फिर 30 के लेवल में चलते हैं तो आएगा 35। फिर 4 के लेवल में चलते हैं तो 44। फिर 5 के लेवल में चलते हैं तो 53। अब इसे रिवर्स कर दो। फिर 62, फिर 71, और एक लास्ट और आ जाएगा 80, क्योंकि 80 में दो नंबर हैं, 2 डिजिट है, और इन दोनों का सम भी 8 आता है। तो क्लियर हो गया? ठीक है। फिर चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में? ये कह रहा है d इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x जो है अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जो संख्या 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, यानी ऐसा नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे। देखो अब एक तो हमें कहा कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, ठीक है? तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो क्या 2 60 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो 2 आ गया। अगला प्राइम नंबर आता है 3 डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो 3 हो गया। अगला प्राइम नंबर आता है हमारा 5 डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अगला 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 से तो डिवाइड होता नहीं है। फिर 8, 9, 10, 11 से भी नहीं होने का, 12 से भी नहीं होने का, 13, 15, इस तरह से आगे जितने भी आ जाएंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो। तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2, 3 और 5। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हमें फिफ्थ ई, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यानी हमें क्या करना है? हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो लेटर हैं वो लेने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो आप जरूरी नहीं है इसको सीक्वेंस में ही लिखो, जो पहले आ रहा है पहले से शुरू करो तो गलती नहीं होनेगी। मैंने लिया सबसे पहले T, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, फिर O क्योंकि आ चुका है इसलिए नहीं लिया, फिर M, फिर E, T आ गया, R आ गया और Y। दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसका क्या कह रहा है? बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर क्या लिखना है? BETTER, बेटर।
बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो बस सीधा सीधा इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले बी लिखा, फिर ई लिखा, फिर टी लिखा और फिर आर। कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा। देखो ई 2 बार था, हमने 1 बार लिखा, टी 2 बार था, हमने 1 बार लिखा। क्लियर? चलते हैं इसके बाद हम 4th क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड में क्या कहा था, थर्ड में कहा था इसने हमें किस में लिखने को, हमें कहा था थर्ड में रोस्टर फॉर्म में लिखने को। अब रोस्टर में दिया होगा, सेट बिल्डर में लिखना है, बिल्कुल उल्टा। तो चलते हैं 4th का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है, देखो अब इसे समझ लो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे भी थोड़ा सा अपनी तरफ से। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के कई सारे पैटर्न हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब कोई सेट बिल्डर में दिया हो आप उसे रोस्टर में लिखोगे, रोस्टर में केवल एक ही टाइप में लिखा जाता है। लेकिन रोस्टर से जब सेट बिल्डर में लिखते हो तो सेट बिल्डर में कई सारे टाइप बन जाते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, मान लो a इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले तो समझो क्या है ये, पहले उसे समझते हैं वो क्या लिखा हुआ है। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, 3 6 9 12 अगर हम ध्यान से देखें 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या लिखेंगे, x, जहां पर x 3 का गुणज है जो लेस देन 12 है। 15 कर लेते हैं भाई। x जो है 3 का गुणज है जो छोटा है 15 से। भाई 3 का गुणज है यानी कि 3 का फैक्टर है, 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 का मल्टीपल 15 से कम आएगा। 15 से कम कौन सा मल्टीपल होता है, 12 होता है। या आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x इज इक्वल टू 3n। समझ लो अच्छी तरह से, x इज इक्वल टू 3n। अब n को डिफाइन करना है, वेयर n की वैल्यू 1 से बड़ी और छोटी और 4 से छोटी, सॉरी, n की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल और 4 से छोटी और इक्वल, मतलब 1 और 4 के, 1 और 4 भी आएगा और 1 और 4 के बीच के सारे आएंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x 3n और x की वैल्यू 5 से छोटी। तीनों को समझ लो अच्छी तरह से, कोई सा भी लिख सकते हो। देखो पहले में मैंने क्या लिखा उसे समझा देता हूं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x 3 का गुणज है यानी कि 3 का फैक्टर है, लेकिन 3 का टेबल कहां तक, 15 से छोटे तक। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। या आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x इज इक्वल टू 3n, लेकिन n की जगह आप 1 भी लिख सकते हो और 1 से बड़ी यानी 1 2 3, और यहां कह रहा है कि 4 भी लिख सकते हो और 4 से छोटी भी लिखनी है, तो 1 से 4 तक। ठीक है, या आपने ऐसे लिखा x जहां पर 3n है और n का मान 1 के बराबर, उससे बड़ा और 5 से छोटा, 5 से छोटा यानी कि 4 तक। ठीक है, क्लियर है। तो कोई सा भी जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कहा, सेकंड में कहा इसने 2 4 8 16 32। अब यहां देखो, यहां 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 2 का टेबल नहीं है, ये हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी पावर में है। अब तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे b इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x इज इक्वल टू 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या दिखाओगे, n की वैल्यू दिखाओगे 5 तक, 1 से बड़ी उसके बराबर और 5 से छोटी और उसके बराबर। क्लियर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है हमें, थर्ड कह रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। देखो आप ध्यान से, 2 4 6 एंड सो ऑन क्या है, इवन नंबर, सम संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे c इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x क्या है, एक सम प्राकृत
संख्या है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है हमें 14900, 149 एंड्स ऑन 100। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। तो कैसे शो करोगे इसे? यहां लिख देता हूं मैं, d इज इक्वल टू एक्स, वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ध्यान समझो, यहां पे लिखा था मैंने 2 की पावर n, क्योंकि ये तो सेम हो रहा था, n चेंज हो रहा था, n को एक बार 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन यहां n चेंज हो रहा है। x, जहां पर x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n की वैल्यू जो है वो 1 और 10 के बीच में है और 1 और 10 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? नोट करेंगे। इसमें एक पार्ट रह गया था, थर्ड पार्ट रह गया था हमारा 5, 25, 125 और 625। अब आप ध्यान से देखो, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू, ये जो मैं शुरू में लिख रहा हूं, कहीं a लिख रहा हूं, कहीं b लिख रहा हूं, c लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर आप क्या लिख रहे हैं। यहां पे कोई भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखना कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स, वेयर x इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं 5 की पावर में लिखना है तो 5 की पावर n, वेयर n की वैल्यू वही 1 और 4 के बीच में, n की जगह 1 लिखूंगा ये आएगा, 2 लिखूंगा ये आएगा, 3 लिखूंगा ये आएगा, 4 लिखूंगा ये आएगा। ठीक है, क्लियर? चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों या सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर वही बात, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप पहले सेट बिल्डर देखें क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है x, जहां पर x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, प्राकृत विषम संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है? ऑड है। तो क्या होगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये एंड सो ऑन तक इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसने ये नहीं कहा कहां तक। ठीक है, तो इसलिए हम एंड सो ऑन लगा के छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट कह रहा है b इज इक्वल टू x, जहां पर x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, और x की वैल्यू जो है, अब यहां ध्यान से देखिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पहली बात तो ये कहा इंटीजर है, दूसरी बात x की वैल्यू कही है -12 से बड़ी और 4.5 4.5 से छोटी। अब आप देखिए, -12 से बड़ी और 4.5 से छोटी जो इंटीजर है वो क्या क्या होगा? तो क्या क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा, देखो -12 से बड़ी, -12 से बड़ी होगी हमारी 0, फिर 1 2 3 और 4, 4.5 से 4.5 से छोटी, तो 4.5 से छोटी 4 होगी। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है c इज इक्वल टू x, वेयर x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है यानी कि x जो है एक हमारा इंटीजर है और दे रखा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब बात समझें, लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 यानी एक्स स्क्वायर एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है भाई, 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है, इंटीजर है, 4 से छोटा भी हो सकता है। अब नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना, तो क्या क्या आ जाएगा? आप देखें आंसर,
भाई अगर मैं इसको करता हूं तो x की वैल्यू 0 आती है, इसको करता हूं तो +-1 आएगा, ये सोल्व नहीं होगा, ये सोल्व नहीं होगा, और ये करूंगा तो +-2 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या क्या आया, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। क्लियर, समझ गए ना। देखो इसने क्या कहा, x² छोटा और बराबर है 4 के, छोटा और बराबर। अब पूर्णांक है, इंटीजर है, इंटीजर तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन स्क्वायर रूट ही निकाल सकते हैं ना नेगेटिव का, इसलिए हम पॉजिटिव लेना है। 0 से लेकर 4 तक के ले लिया। देखो 0 का स्क्वायर रूट लोगे आंसर 0 आएगा, प्लस माइनस तो 0 कुछ होता ही नहीं है। 1 लोगे +-1, 2 का स्क्वायर रूट खुलेगा नहीं, 3 का खुलेगा नहीं, 4 का +-2। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है d = x, जहां पर x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। d = x, जहां पर x लॉयल का एक अक्षर है, ठीक है। अब लॉयल के लिए मैंने आपको बताया था l ले लिया, o ले लिया, y ले लिया और a ले लिया, क्योंकि l 2 बार नहीं आएगा। क्लियर, इसे मैं रब कर देता हूं। क्लियर हो गया ये हमारा। इसके बाद फिफ्थ में क्या कहा, फिफ्थ में कहा = x, जहां पर x एक महीना है जो 31 दिन, जिसमें 31 दिन नहीं है वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना 31 दिन वाला नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब जनवरी हो नहीं सकती, फरवरी के बाद मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल मई नहीं हो सकता, जून जुलाई नहीं हो सकता, अगस्त नहीं हो सकता, सितंबर अक्टूबर नहीं हो सकता और नवंबर। यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। क्लियर है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन से 31 के होते हैं कौन से 3 के। फरवरी 28 की होती है, 29 की भी होती है, इसलिए उसे भी ले लिया हमने। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, F, जहां पर X अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, का एक व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। अब ध्यान समझें, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर्णी है, व्यंजन है, और जो के से पहले आता है। समझ लेते हैं दोबारा क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अगर हम अल्फाबेटिकल के हिसाब से पढ़ें तो ए तो वॉवेल से हो गया, तो बी, सी, डी, ई नहीं आनेगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आनेगा, जे। बस भाई देखो, के से पहले की बात करी है तो के से पहले ए से जे तक होता है, लेकिन उसमें वोवेल्स छोड़ देंगे, केवल कॉन्सोनेंट रखे जाएंगे, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। क्लियर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन को समझ ले बस क्या क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में देखो, एक तरफ जो एक पार्ट दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, और उधर चलते हैं तो ए बी सी डी ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इधर वाले का आंसर उधर है, या इस समझ लो उधर वाले का आंसर इधर है, हमें वो मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इजी क्या पड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ के रोस्टर फॉर्म में ढूंढना। तो मैं ये पढ़ रहा हूं x, जहां पर x एक अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है, यानी कि प्राइम नंबर है और जो 6 को डिवाइड कर दे। तो देखते हैं, पहला यहां पे 1 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये दोनों प्राइम है, फिर भी ढूंढ लेते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पे हमारे पास ये जो दिया हुआ है 1 3
13579, इसमें भी हमारा जो है ये सारे प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। फिर चलते हैं अगला। अगला कह रहा है x, जहां पर x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है और 10 से कम है। तो देखो ये रहे ऑड नंबर 13579 जो 10 से कम है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं मैथमेटिक्स। ये तो सीधी सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स ये दिया हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर बचता है सी, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, नेचुरल नंबर है और 6 को काट देगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 6 सारे होते हैं और ये 6 को काट देगा, तो सीधी सी बात है इसका आंसर ये हो गया। यानी अगर आप केवल आंसर यहां देखें तो फर्स्ट का जो आंसर है वो हो गया आपका सी, सेकंड का जो आंसर है वो हो गया आपका ए, थर्ड का जो आंसर है वो हो गया आपका डी, और जो फोर्थ का आंसर है वो हो गया आपका बी। क्लियर? तो ये फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, किसी जगह कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।